Hello and welcome to Sankalp classes. This is Shankar Shivoy and welcome all of you in our YouTube वीडियो। आपका संकल्प क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। चलिए एक और इश्यू के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज जो हम जिस इश्यू पे बात करने वाले हैं वो इश्यू है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द। क्या है मराठा आरक्षण और क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, और इन सारे इश्यू को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा आपको हेडलाइंस में नजर आ रहा है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट थ्रोज आउट मराठा कोटा लॉ, साइट्स 50% रिजर्वेशन कैप। इसके आधार पर मराठा रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। महाराष्ट्र में रद्द हुआ मराठा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। यानी मराठाओं को जो 16% राज्य सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। क्या है इसके पीछे के कारण, क्यों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, मतलब असंवैधानिक घोषित किया गया, ये सारा हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो मराठाओं को आरक्षण, मराठा एक जाति है महाराष्ट्र के अंदर जो लगभग उसकी जनसंख्या का 32% हिस्सा है, और उस जनसंख्या को आरक्षण दिया गया था 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उसको वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 5 जजों की जो बेंच है उसने असंवैधानिक करार दिया, और उन्होंने कहा है कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ये 50% जो आरक्षण का कोटा है उसका क्या करती है, उल्लंघन करती है। इस कारण मराठाओं को आरक्षण देना असंवैधानिक है और उसको क्या कर दिया गया है, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब समझते हैं इसका इतिहास, यानी मराठा जो आरक्षण है इसकी मांग कब से शुरू हुई और इसका सारा इतिहास क्या है। अगस्त 2016 से मराठा क्रांति मोर्चा, ये एक संगठन है महाराष्ट्र में, मराठा क्रांति मोर्चा, इसने अगस्त 2016 से महाराष्ट्र के अंदर मराठा जाति के लिए, कौन से समुदाय के लिए, मराठा समुदाय के लिए, जो कि वहां की जो जनसंख्या उसका 32% है, उसके लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस आरक्षण की, इस रिजर्वेशन की मांग में इन्होंने काफी बड़ा आंदोलन भी चलाया जो 2016 में शुरू हुआ, और इनका एक स्लोगन है, यानी जो इनका इन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा ये दिया था, एक मराठा लाख मराठा। ये इस आंदोलन का इन्होंने नारा दिया, और इस आंदोलन का नेतृत्व मराठा क्रांति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए जब ये विरोध काफी बड़े स्तर पर पहुंच गया, तब नवंबर 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र विधानसभा ने एक बिल पास किया। लेकिन उस बिल को पास करने से पहले इन्होंने एक समिति बनाई थी, और उस समिति का नाम गायकवाड़ समिति था। गायकवाड़ समिति ने रिकमेंडेशन दिया था कि मराठाओं को महाराष्ट्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इस वजह से नवंबर 2018 में महाराष्ट्र की जो वहां की सरकार है उसने, विधानसभा ने एक बिल पास किया, और मराठाओं को, जो मराठा जाति, उसको सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में 16% आरक्षण दिया। कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, उनके लिए 16% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र का जो असेंबली है उन्होंने घोषणा कर दी कि रिजर्वेशन मिलेगा, और मराठाओं को कितने प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा, 16%। इसके खिलाफ एक PIL दायर की गई, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं। इसके खिलाफ लोग बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए, और बॉम्बे हाई कोर्ट में लोगों ने जाके कहा, यानी जिन लोगों ने जनहित याचिका लगाई, पिटीशन लगाए, उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये 50% आरक्षण का जो कोटा है उससे ज्यादा है। इस कारण जून 2019 में फैसला आया। किसका फैसला आया? बॉम्बे हाई कोर्ट का, क्योंकि जो पिटिशनर थे वो पहले हाई कोर्ट पहुंचे, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि 16% जो सरकार ने आरक्षण दिया है उसको घटाकर शैक्षणिक संस्थाओं में 12% किया जाए, और नौकरियों में 13% आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए। ऐसा किसने कहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। 2018 में किसने? महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? 16%। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा? शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण है वो 12%, और जो सरकारी नौकरियों में जो आप आरक्षण है वो 13% दो, ना कि 16%। इस तरह की व्यवस्था बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर दी। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना और उसकी ये व्यवस्था की, तब जो लोग थे वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर किसी को लगता है उन्हें न्याय नहीं मिला है तो इसके बाद जो अगला रास्ता होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। जब सुप्रीम कोर्ट में गए, तो इससे पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच, 3 जजों की जो बेंच थी उसने स्टे लगा दिया। किसके ऊपर? महाराष्ट्र सरकार के 16% के आरक्षण पर स्टे लगा दिया। क्या कहा उन्होंने? स्टे लगाते हुए, हाईकोर्ट के इस निर्णय पर स्टे लगाते हुए कहा कि ये जो आपने आरक्षण दिया है ये आरक्षण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि
1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो हमने फैसला सुनाया था, उस फैसले में हमने 50% कोटा तय किया था, यानी 50% से अधिक किसी को भी क्या नहीं दिया जा सकता, आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और मराठा आरक्षण इस कोटे को क्या करता है, पार करता है। इसका 3 सदस्य जो बेंच थी उसने कहा कि हम इसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन इससे बात बनी नहीं। और सितंबर 2020 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य जजों की जो बेंच थी उसके पास चला गया, यानी अब 5 जजेस जो बेंच है वो तय करेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल है। सितंबर 2020 में उसमें सुनवाई चलती रही और अभी हाल ही में क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। और 5 जजों की बेंच है, ये 5 जज थे जिन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जज थे जिन्होंने ये निर्णय दिया। ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये अशोक भूषण है और ये इस कमेटी को 5 सदस्य कमेटी का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और इन्होंने निर्णय दिया है, इस 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया है कि जो महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं को जो आरक्षण दिया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये इंदिरा साहनी का जो केस में हमने 50% कोटा तय किया था उसका उल्लंघन करता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं के आरक्षण को क्या घोषित कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब इस निर्णय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है, उन बातों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए निर्णय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इंदिरा साहनी केस में तय 50% आरक्षण कोटे का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1992 में जब हमने इंदिरा साहनी केस में, जिसको मंडलवाद भी कहते हैं, उसके अंदर हमने कहा था कि किसी भी सूरत में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और अगर ये जो अभी आरक्षण मराठाओं को दिया गया है तो इसको मिलाकर के महाराष्ट्र में 64 से 65% क्या बन रहा है, आरक्षण बन रहा है। इस वजह से ये गलत है और इसको हम असंवैधानिक घोषित करते हैं। ऐसा निर्णय का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, आरक्षण के तहत पहले की गई नियुक्तियों में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी 2018 में आरक्षण दिया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अब जब ये आरक्षण दिया गया तो उसमें कुछ नियुक्तियां भी हो गई है, कुछ मेडिकल कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को आरक्षण भी मिल गया है। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यहां पर उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब के बाद में किसी को भी मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो आरक्षण योग्य नहीं है क्योंकि इनको आरक्षण देना असंवैधानिक है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, मामले को बड़ी बेंच को सौंपने से इनकार कर दिया। 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में यह मामला था, वहां से निकाला 5 जजों की बेंच के पास गया, 5 जजों की बेंच ने यहां पे निर्णय दिया। अब 5 जजों की बेंच ने कहा अब आप नहीं कह सकते हो, आगे 8 जजों की, 9 जजों की बेंच पे जाएगा। यह मामला यहीं समाप्त होता है और मराठाओं को किसी भी सूरत में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यह कहा है। इसके अलावा कुछ राज्यों से भी कुछ पूछा है। वो क्या पूछा, देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान संशोधन के बारे में यहां पे बात की और वो संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात की है। 102वें संविधान संशोधन में क्या लिखा हुआ है, उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया भारतीय संविधान के अंदर और अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 338B। इसमें क्या किया गया है, ओबीसी आयोग की क्या की गई है, यहां पर गठन किया गया है। अब देखिए यहां पे आपको अगर एक याद हो, एक मंडल कमीशन बना था। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 1983 में, उसके बाद 1989 में ओबीसी को क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। ओबीसी को जब आरक्षण दे दिया गया, ओबीसी के आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया तो उसके बाद में एक ओबीसी आयोग का गठन किया गया था 1992 के अंदर। जब 1992 में ओबीसी आयोग का गठन किया गया, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, मतलब संविधान में उस आयोग का कहीं वर्णन नहीं था। तब मोदी सरकार ने 102वां संविधान संशोधन करके 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अनुच्छेद 338B जोड़ा और उसमें ओबीसी आयोग का गठन करके उसको संवैधानिक मान्यता दे दी। मामला ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज पे कमेंट किया है वो चीज ये चीज है, क्या है, अनुच्छेद 342A, इसके ऊपर कमेंट किया है। अनुच्छेद 342 102वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 342 में क्या लिख दिया गया था, लिखा गया था राष्ट्रपति किसी भी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग में शामिल कर सकते हैं, और वो कौन, केवल राष्ट्रपति। यहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अनुच्छेद 342A में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति किसी भी सामाजिक या शैक्षणिक वर्ग में शामिल कर सकते, किसी वर्ग को सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है या नहीं, ये सिर्फ राष्ट्रपति तय करेंगे, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कोई भी वर्ग है, कोई भी जाति है या कोई समुदाय है वो शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है या नहीं है। यहां क्या हुआ था, मराठा समुदाय शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, इसका निर्णय किसने कर लिया, महाराष्ट्र सरकार ने कर लिया और उनको 16% आरक्षण पकड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 342A के तहत
भारत के राष्ट्रपति करेंगे। यह अधिकार पहले राज्यों के पास था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन 2018 के बाद यह अधिकार तो केवल राष्ट्रपति के पास है। तो किसी भी राज्य को, किसी भी समुदाय को, क्या अन्य पिछड़ा या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार नहीं है। इस कारण जब महाराष्ट्र में मराठाओं को क्या किया गया, इस तरह से घोषित किया गया है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस आधार पर क्या कर दिया, मराठाओं का आरक्षण रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से यह पूरा हिस्ट्री था कि इसके बाद मराठाओं का आरक्षण क्या था और किस तरह से रद्द किया गया, और रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बेसिस रखे, उसके आधार पर मैंने बात की। जब हमारे सामने यह मुद्दा उठ ही गया है, यानी अगर हमने आरक्षण की बात है, इसके अलावा एक और छोटी चीज ये है कि महाराष्ट्र में अगर हम देखें, टोटल हम चीज देखें, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको मराठा कितने प्रतिशत है, तो मराठा 32% जनसंख्या मराठा है। ठीक है, अब ऑलरेडी इनके क्या है, वर्तमान में जो उनका व्यवस्था उसमें 52% तो ऑलरेडी इनका क्या है, आरक्षण मिल रहा है। 52% जनसंख्या को ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है। किसको, ओबीसी को 19% आरक्षण मिल रहा है, एससी को 13% आरक्षण मिल रहा है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। एसटी को 7% आरक्षण मिल रहा है और एसबीसी को 13% आरक्षण मिल रहा है। अगर हम इस टोटल को मिलाएं, कुछ और जातियां जिनका आरक्षण मिल रहा है, तो टोटल 52% होता है। अब इस 52% में 12% शिक्षा के क्षेत्र में, 13% नौकरियों में, जैसा हाईकोर्ट का आदेश दिया तो उसमें दिया जा रहा है। तो टोटल मिला के कम से कम 64 से 65% आरक्षण की व्यवस्था होती है। किसके अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और इंदिरा साहनी केस में क्या लिखा हुआ था, 50% से अधिक व्यवस्था नहीं हो सकती। जब 64 से 65% व्यवस्था हो रही है, इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए मराठाओं को आरक्षण देने से मना कर दिया है और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जैसे राजस्थान में गुर्जर मांग कर रहे हैं, हरियाणा में आप चले जाओगे जाट मांग कर रहे हैं, तो उसी तरह से यहां पर मराठा मांग कर रहे थे, लेकिन संविधान में असंवैधानिक घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको हटा दिया। अब जब बात छिड़ गई है कि आरक्षण मराठाओं को हटाया गया, तो अपन हिस्ट्री समझ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर आरक्षण की क्या व्यवस्था है। अभी आप किसी मुद्दे पे बात कर रहे होते हो तो बहस कर लेते हो कि क्या आरक्षण गलत है, सही है, उस पे ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपको एक समझ विकसित होगी कि आरक्षण का एक्चुअल कहां से शुरू होता है। अगर हम भारत में आरक्षण का इतिहास देखें तो सबसे पहले हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करनी होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है। यानी विधि के समान सब समान है, विधि के समक्ष सब समान है। ये किसने, कौन कहता? भारतीय संविधान। इन दो शब्दों में फर्क है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, ये एक चित्र दिख रहा है आप में, इसमें एक स्टेडियम है और स्टेडियम के अंदर इक्वालिटी, ये समानता है, और ये क्या है? इक्विटी। ये जो चित्र दिख रहा है ये विधि की समक्ष समानता दिखाता है और यह चित्र विधि के समक्ष समान संरक्षण बताता है। अब देखो, इसको समझते हैं। यहां पर तीन लोग हैं, तीन लड़के खड़े हैं, एक ए, बी और सी। अब आप तीनों को स्टूल दे रखा है, एक एक स्टूल, यानी तीनों समान हाइट पे खड़े और मैच देख रहे हैं। ये आपको दिख रहा है कि ये लंबा है और आसानी से आराम से मैच देख रहा है। बी जो है ये मैच देख रहा है लेकिन थोड़ा मुश्किल से मैच देख, और सी बिल्कुल भी मैच देख ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये छोटा है। अब यहां पे तीनों को समान हाइट के स्टूल दिए गए हैं। अब इसको कहते हैं विधि के समक्ष समता। यानी राज्य का क्या कानून बनता है, राज्य का क्या कर्तव्य बनता है? राज्य का कानून बनता है कि वो सभी को समान रूप से चीजें प्रोवाइड करवाए। तो यहां समानता प्रोवाइड की, तीनों को स्टूल दिए गए। अब ए लंबा है, उसको मैच दिख रहा है, लेकिन सी छोटा, उसको मैच नहीं दिख रहा है। इसमें राज्य की कोई गलती नहीं है क्योंकि राज्य ने तीनों को समान रूप से क्या दी है? समानता दे दी है। लेकिन यह तो है इंग्लैंड का हमारा कॉन्सेप्ट। इंग्लैंड में इस कॉन्सेप्ट पे कार्य चलता है, राज्य सिर्फ समान सुविधाएं दे देता है, उसके बाद कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से या किसी और वजह से उसे अधिकार नहीं मिल पा रहे, वो उसकी समस्या है। इस कारण यहां पे ये किया गया है। लेकिन ये जो दूसरा चित्र दिख रहा है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि यहां पे विधि का समान संरक्षण दिया गया है। विधि का समान संरक्षण देने का मतलब क्या है कि यहां पर ये जो सी है, ये जो छोटा है, इसको क्या किया गया? अगर ए के पास ए स्टूल ले लिया जाए तो भी ए आराम से मैच देख सकता है, और ये स्टूल लेके अगर सी को दे दिया जाए तो सी भी मैच देख सकता है। यानी तीनों मैच देख सकते हैं। इसको कहते हैं विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या हुआ? यानी कोई भी व्यक्ति है, यहां पे तो सिर्फ सबको क्या माना जाता है? समान, लेकिन उसके साथ में क्या किया जाए? समानता प्लस न्याय कर दिया जाए, तब उसको हम विधि का सम्मान संरक्षण कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कोई भी व्यक्ति है,
भेदभाव किया जा सकता है। किस आधार पर भेदभाव? सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है? भेदभाव किया जा सकता है, जैसा कि यहां पे किया गया है। अगर हम एक तरीके से विधि के समान संरक्षण में देखें तो ए के साथ क्या हुई है? यहां पे भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि ए के पास जो स्टूल था वो राज्य ने छीन लिया और किसको दे दिया? सी को। लेकिन सी को देने से सी आसानी से मैच देख पा रहा है। इसको हम कहते हैं विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 इसकी बात करता है। अनुच्छेद 14 कहता है राज्य किसी को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, पिछड़े हुए लोग जिनको क्या है आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। और यह रिजर्वेशन आपका गलत नहीं है, बल्कि विधि का क्या होगा? समान संरक्षण होगा। कोई व्यक्ति बलशाली है, कोई व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति लंबा है यहां पे, कोई व्यक्ति बलशाली है, तो उसके जो पिछड़े हुए वर्ग है, जो कमजोर है, उनको बराबर लाने के लिए क्या किया जा सकता? व्यवस्था। ये व्यवस्था क्योंकि हम सब जानते हैं जो दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनको सदियों से दबाया गया। जब संविधान लागू हो गया तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था यहां से अनुच्छेद 14 से ही रिजर्वेशन की शुरुआत होती है। लेकिन रिजर्वेशन कोई नेगेटिव चीज नहीं है। रिजर्वेशन क्या है? पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक क्या है? अफर्मेटिव एक्शन है। मतलब किसी को हेल्प करने के लिए, किसी को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया व्यवस्था है। अब अपन चलते हैं इस पे। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। यह किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 के। मतलब इन्हीं आधारों पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म, सिर्फ इन्हीं आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बाकी किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता। उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक बच्चा है, वो किसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने जाता है और यूनिवर्सिटी उसे फॉर्म नहीं भरने देती है, तो वो बच्चा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि मेरे साथ में भेदभाव हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट यूनिवर्सिटी से पूछेगा कि आपने किस आधार पर इस बच्चे के साथ भेदभाव किया है। तब यूनिवर्सिटी कहेगा हमने ना धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया है, बल्कि इस बच्चे की उम्र भी नहीं है। अभी जब उम्र नहीं है तब इसको हम यूनिवर्सिटी में कैसे क्या दे सकते हैं? एडमिशन दे सकते हैं। इस वजह से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के अलावा किसी आधार पर भेदभाव संभव है, बाकी इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब हुआ क्या? 1950 के अंदर जैसे हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी के कुछ समय बाद मद्रास सरकार ने, मद्रास मतलब वर्तमान की तमिलनाडु सरकार, मद्रास सरकार ने क्या किया? शैक्षणिक संस्थानों में एससी और एसटी के लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दे दिया। कब? 1950 में। यहीं से आरक्षण का मुद्दा बनता है। देखो क्या मद्रास सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी के जो जाति के लोग थे उन लोगों को क्या दे दिया? यहां पर आरक्षण दे दिया। ये मुद्दा बन गया तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन लगा दी कि ये जो मद्रास सरकार द्वारा एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया है ये जाति के आधार पर भेदभाव है। और अनुच्छेद 15 कहता है किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव किया नहीं जा सकता है। तो मद्रास सरकार कैसे एससी एसटी के लोगों को आरक्षण देकर के जाति के आधार पर भेदभाव किया कर सकती है? इस कारण अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हुआ है। किसने कहा? इस मामले को कहा क्या जाता है? चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1951। यह वाद था, उस वक्त तक केस था, चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य। इसमें यह बात रखी गई कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है, एससी एसटी को क्या देना? यहां पर आरक्षण देना। तब सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार से पूछा, बताइए कि आपने किस आधार पर एससी एसटी को मद्रास के अंदर आरक्षण दिया है सरकारी नौकरियों के अंदर? तब इन्होंने बोला अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 किसका भाग है? डीपीएसपीज का भाग है। डीपीएसपीज मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसका भाग है। मद्रास राज्य ने कहा राज्य एससी एसटी व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हिस्सों की रक्षा करेगी, ऐसा अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? इन एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के आर्थिक और उसके शैक्षिक हितों का क्या कर रहे हैं? वहां पर शिक्षा के हितों की रक्षा करें, इस वजह से हमने दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हां सही है कि आपने डीपीएसपीज लागू किए हैं, यानी राज्य नीति निर्देशक लागू करने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, यानी अनुच्छेद 15 का हनन हो गया। इस वजह से मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन डीपीएसपीज। किसकी तुलना में? डीपीएसपीज की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारण आपका ये जो कानून है ये असंवैधानिक है और मद्रास राज्य क्या नहीं कर सकता? एससी एसटी को आरक्षण नहीं दे सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय में दिया। मतलब यह हुआ एससी एसटी को जो आरक्षण दिया था मद्रास राज्य ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और मना कर दिया कि क्या नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा। तब यह मामला संसद में विचार पे आता है। तब संसद क्या करती है?
इसके लिए संसद क्या करती है, संविधान में संशोधन करती है और उसका नाम है प्रथम संविधान संशोधन। हमारे देश का जो प्रथम संविधान संशोधन है वही आरक्षण से संबंधित है। देखिए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। क्या लिखा गया, इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया और वो अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 क्लोज 4 यानी क्लोज 4। ये आर्टिकल 15 जोड़ दिया गया भारतीय संविधान के अंदर। अनुच्छेद 15 ऑलरेडी था, उसमें क्लोज 4 एक और बात जुड़ेगी। क्या बात जुड़ेगी, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग वो SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या लिख दिया यहां पे, राज्य पिछड़े वर्ग और किसके लिए, SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसा संविधान संशोधन करके, पहला संविधान संशोधन करके 1951 में यह बात लिख दी गई। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि SC ST को यहां पे क्या मिल सकता है, आरक्षण मिल सकता है। फिर क्या हुआ, 93वां संविधान संशोधन फिर से किया गया। यह बहुत लेट हुआ, 2005 में यह संविधान संशोधन किया गया और इसमें क्या लिख दिया गया, अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। सभी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। किसके लिए, SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। यहां पे समझो, ये जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था, तब सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो संस्थान है उनके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई, SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, लेकिन 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा क्या किया गया, सभी शैक्षणिक संस्थान, मतलब चाहे वो निजी है, चाहे वो सरकारी संस्थान है या सरकार द्वारा फंड हो रहा है, कैसा भी संस्थान है, उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा संविधान के अंदर लिख दिया गया। अपवाद कौन था इसका, एक्सेप्शन कौन है इस चीज का, अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनको आरक्षण नहीं व्यवस्था की। अल्पसंख्यकों से मतलब जो भी माइनॉरिटीज होंगे उनके लिए किसी प्रकार आरक्षण व्यवस्था नहीं है। बाकी किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान है, उन शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है, चाहे वो निजी है, सरकारी है, कैसे भी है। यह व्यवस्था करके 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा आर्टिकल 15(5) जोड़ दिया गया। इसके बाद में मामला आगे बढ़ता है और अनुच्छेद 16, यहां पे अपन समझते हैं इसको, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरियों में जब भी किसी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसके साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी किसी और आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहां पे लिखा हुआ है, आपके अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है। इसका एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान में RAS की तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा कि रिजल्ट में, लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और आपने कहा कि मुझे यहां पर RAS का जो एग्जाम दिया इसके अंदर मुझे स्थान नहीं मिला है। तब सुप्रीम कोर्ट राज्य से पूछेगा कि क्या आपने इस नागरिक के साथ, इस सिटीजन के साथ क्या आपने भेदभाव किया है। तब राज्य आके कहेगा नहीं, हमने ना तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया है, बल्कि हमने इसकी, ये ग्रेजुएट नहीं है इस वजह से हमने इसका चयन नहीं किया। अब ये ग्रेजुएट नहीं है मतलब इसकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। तो क्या शैक्षणिक योग्यता भेदभाव का कारण बन सकती है, यस। सरकारी नौकरियों में अगर आप शैक्षणिक रूप से योग्य ही नहीं हो तो फिर आपको कैसे ले लें। या फिर एज इसका क्या बन सकती है, डिस्क्रिमिनेशन का आधार बन सकती है। एज मतलब आपकी उम्र ही पूरी नहीं है, 21 साल में आप एग्जाम दे सकते हो, आपने पहले ही एग्जाम दे दिया, तो आपकी एज ही जब पूरी नहीं है तब आपको कैसे क्या किया जाए, आपको वहां पर नौकरी दी जाए। इस कारण धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरियों में समानता रखी जाएगी, लेकिन शैक्षणिक योग्यता और एज इसका डिस्क्रिमिनेशन का आधार हो सकता है। लेकिन जो ये आपको दिख रहा है अनुच्छेद 16, इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST के लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। किसके लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और SC ST के लिए नौकरियों में सीटें आरक्षित हो सकती है। यह किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16(4) में। यानी SC ST को क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। यह आरक्षण की व्यवस्था थी भारतीय संविधान के अंदर। अब इससे आगे देखें, जब SC ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने लग गया तो इसकी काफी मांग उठने लगी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग, सिर्फ ऐसा नहीं कि SC ST ही पिछड़े हुए हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां, ऐसे समुदाय है भारत में जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक आयोग की स्थापना की गई जिसको मंडल आयोग कहते हैं। इस मंडल आयोग के अध्यक्ष BP मंडल थे। इस मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे BP मंडल।
बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसको मंडल आयोग कहते हैं। 1979 में मोरारजी देसाई उस वक्त देश के क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल के दौरान एक आयोग गठित किया गया जिसका मंडल आयोग। मंडल आयोग को कार्य क्या दिया गया था, उनको कार्य दिया गया था कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनका आपको आकलन करना है, उनको आपको गणना करनी है और हमें बताना है कि कितने लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं, और राज्य उनके लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन ले सके, कुछ सकारात्मक कदम उठा सके, उन्हें भी अपलिफ्ट कर सके, उन्हें भी आगे बढ़ा सके। ये इस रिपोर्ट में पूछा गया। जब ये चीज रिपोर्ट में पूछी गई तो रिपोर्ट कब पेश की, बीपी मंडल आयोग ने 1983 में रिपोर्ट की। आपको पता 1980 में मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो इंदिरा गांधी ने इस बीपी मंडल की रिपोर्ट पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। 84 में उनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। राजीव गांधी ने भी इस मुद्दे पे कोई खास नहीं दिया। फिर राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगने के बाद, बोफोर्स घोटाले के बाद में एक और सरकार आती है जो थी बीपी सिंह सरकार। उसके बारे में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं कि बीपी मंडल जो आयोग है इसने कहा था कि 52% जनसंख्या को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई। बीपी मंडल ये बात कही थी कि 52% जनसंख्या ऐसी है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार और उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने कोई खास निर्णय नहीं लिया। लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार आई 1989 के अंदर, बीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और उस सरकार ने फैसला लेते हुए क्या कहा, सरकार ने फैसला लेते हुए कहा 27% आरक्षण किसको दिया जाएगा, ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। और वो अन्य पिछड़ा वर्ग किसमें, बीपी मंडल की जो सिफारिशें थी, उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। किसके लिए, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए व्यवस्था कर दी गई। यानी एससी एसटी को आरक्षण मिलता ही था, उसके साथ साथ 27% आरक्षण किसको देना शुरू कर दिया, ओबीसी को 27% आरक्षण। अब हुआ क्या, ये जो बीपी सिंह सरकार थी ये बीजेपी समर्थित थी, बीजेपी ने इनको समर्थन दे रखा था, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब गठबंधन सरकार थी। बीजेपी के सामने दो ऑप्शन थे, दो एम थे, उन्हें दोनों एम में से एक एम को क्या करना था, चुनना था। एक एम था मंडल आयोग और दूसरा एम था मंदिर। तो बीजेपी ने मंदिर को चुना और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद में चुनाव हुए और उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने क्या फैसला लिया कि ये जो 27% ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए और व्यवस्था कर दी। यानी 10% आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए और व्यवस्था कर दी। यह बात यहां पर पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने निर्णय ले लिया। अब इतना बड़ा आरक्षण दिया जा रहा है तो इसके खिलाफ कोई न तो कोई पैदा होगा जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। यहां पे एक महिला थी जिनका नाम था इंदिरा साहनी। ये एक वकील थी पेशे से और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के कहती है कि ये जो दोनों आरक्षण दिए गए 27% रिजर्वेशन एंड द 10% रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो यहां पे आरक्षण दिए गए हैं दोनों के दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। आप इसको क्या करो, नल एंड वॉइड घोषित करो। तब केस बना, 1992 में केस बना और इसका नाम रखा गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर इसको क्या कहा जाता है, मंडलवाद भी कहा जाता है, क्योंकि मंडल जो रिपोर्ट थी उसके संबंधित था, इसका मंडलवाद भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ध्यान रखना 9 जजों की बेंच बैठी थी इसके ऊपर, 9 जजों की बेंच ने यहां पे निर्णय दिया। 9 जजों की बेंच ने निर्णय देते हुए क्या कहा, 9 जजों की बेंच ने निर्णय देते हुए कहा कि ओबीसी को प्राप्त 27% आरक्षण संवैधानिक है। ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया है यह संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है राज्य क्या कर सकता है, अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी के लिए लोक नियोजन में व्यवस्था कर सकता है, सीटें रिजर्व कर सकता है। तो यहां पे 27% सीटें रिजर्व की गई है, कुछ गलत नहीं है। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी जो ओबीसी को 27% आरक्षण था वो सही, उसको संवैधानिक घोषित कर दे। इस कारण आज भी क्या मिलता है, 27% आरक्षण ओबीसी को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ शर्तें रखी सुप्रीम कोर्ट ने। कहा ऐसा नहीं है कि हमको शर्तें नहीं रखे, हमको शर्तें रख रहे हैं, अगर उन शर्तों का पालन किया जाए तो फिर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। वो शर्तें क्या, पहली शर्त क्या है, आरक्षित वर्ग का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन साबित करना। यानी राज्य यह साबित करेगा कि जिस भी समुदाय को या पिछड़े हुए वर्ग को क्या दी जा रही है, आरक्षण दिया जा रहा है, वो वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इस बात को आपको साबित करना होगा, उसके बाद ही आप रिजर्वेशन देंगे। दूसरी शर्त, राज्य की नजर में पिछड़े वर्ग को लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ हो। तब
यानी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कोई समुदाय है, सरकार ने उसको आरक्षण दे दिया, लेकिन देखा गया कि उस समुदाय से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरियों में है, यानी उस समुदाय से काफी प्रतिशत लोग क्या है ऑलरेडी सरकारी नौकरियों में, तो फिर उस समुदाय को आर्थिक जो सामाजिक और शैक्षणिक जो आरक्षण मिलना चाहिए उसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर उनको नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, तीसरी शर्त यह रखी गई, क्रीमी लेयर लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर के लिए कुछ शर्तें रखी गई। ऐसा कहा गया कि जैसे 8 लाख से अगर किसी की वार्षिक आय ज्यादा है वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आएगा, या फिर ज्यादा जमीन है उसके पास, या अच्छा खासा परिवार है, मतलब उसको खासी आय है, तो फिर उस व्यक्ति को क्रीमी लेयर माना जाएगा और ऐसे लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। भले ही वो ओबीसी में आते हो, अदर बैकवर्ड क्लास में आते हो, लेकिन अगर वो क्रीमी लेयर है तो उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। आरक्षण का फायदा किसको मिलेगा? जो नॉन क्रीमी लेयर है, यानी जो क्रीमी लेयर से नहीं है, यानी जो किसमें नहीं आते हैं, जो उच्च आय वाले ओबीसीज में नहीं आते हैं, उनको आरक्षण मिलेगा। ये तीसरी शर्त रखी गई। इसके अलावा शर्त क्या रखी गई? असाधारण परिस्थितियों के छोड़कर आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होगा। और अभी जो फैसला सुना है 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के खिलाफ, वो इसी लाइन को आधार बनाया गया। ये इंदिरा साहनी केस की बात मैंने पहले करा था, वो ये इंदिरा साहनी क्या लिखा गया? असाधारण परिस्थितियां हो जाए उसको छोड़कर आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं किया जाएगा। और महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ? कोटा 64 से 65% के आसपास पहुंच गया। इसका उन्होंने कहा यह गलत है, क्योंकि हमने इंदिरा साहनी केस में कहा था कि किसी को भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये लाइन वहां पे लिख दी गई। एक और बात लिखी गई, अनुच्छेद 335 क्या कहता है? SC ST के सदस्यों का दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति का ध्यान रखा जाएगा। यानी किसी को भी आरक्षण दिया जा रहा है, वो SC का ST का आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक दक्षता का ध्यान है। प्रशासनिक दक्षता मतलब कोई ऐसे व्यक्ति को आपने उठा के दे दिया कि भाई ये भाई SC ST कम्युनिटी है, इसको नौकरी दे दो, लेकिन जरूरी है उसके पास वह योग्यता होनी चाहिए, प्रशासन में जाने योग्य होना चाहिए, तभी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ SC ST या OBC कम्युनिटी है तो इसको आरक्षण दो, इस आधार पर नहीं, बल्कि वो उस योग्य होना चाहिए, वो प्रशासन चलाने योग्य, तभी आरक्षण दिया जाए। यानी आर्टिकल 335 का ध्यान रखा जाए। छठी चीज उन्होंने कहा, आरक्षण केवल प्रवेश के दौरान दिया जाएगा, प्रोन्नति के दौरान नहीं। प्रोन्नति का मतलब होता है अंग्रेजी में प्रमोशन, यानी किसी को भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। ये इंदिरा साहनी केस में किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आपको पता है वर्तमान में प्रमोशन में आरक्षण मिलता है, वो बात मैं आगे करूंगा क्यों मिलता है। देखो इंदिरा साहनी केस में क्या कहा, जब कोई भी प्रवेश ले रहा है, वो नौकरी ले रहा हो, शुरुआत वाली नौकरी, पहली नौकरी, तब उसको आरक्षण दिया जा सकता है। किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश ले रहा है तब क्या दिया जा सकता है उसको, वहां पर आरक्षण दे। लेकिन अगर किसी का प्रमोशन हो रहा है तो प्रमोशन में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्तें रखते हुए क्या किया कि इस तरह से आरक्षण दिया जा सकता है, 27% आरक्षण को सही माना। लेकिन जो PV नरसिम्हा राव सरकार ने 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस आधार पे हम क्या नहीं दे सकते हैं, आपको आरक्षण नहीं दे सकते हैं। इसका 10% जो आरक्षण दिया गया है ये असंवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में कह दिया। कारण पूछा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं करता है। यानी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े होंगे उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है पीपल हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, लोग जो क्या है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें ही आरक्षण मिलेगा, बाकी किसी के लिए व्यवस्था नहीं है। तब आप आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की 10% आरक्षण व्यवस्था कैसे कर सकते हो जब संविधान में नहीं है? इसका नहीं, असंवैधानिक है, 10% आरक्षण नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यानी 27% आरक्षण को इंदिरा साहनी केस में क्या रखा गया? सही रखा गया, लेकिन 10% आरक्षण को क्या कर दिया? नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। फिर आरक्षण की कहानी आगे बढ़ती है। अभी मैंने क्या कहा कि SC ST को इंदिरा साहनी केस में कहा SC ST को प्रोन्नति में, प्रमोशन में क्या नहीं मिल सकता है? आरक्षण नहीं मिल सकता है। इसके लिए सरकार फिर से आई और 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया। 1995 में 77वें संविधान संशोधन करके क्या लिख दिया गया? अनुच्छेद 16(4)A, एक और क्लोज जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 16(4)A, ठीक है। उसमें क्या लिखा गया? SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। यानी SC और ST समुदाय को प्रमोशन में भी क्या मिल सकता है? आरक्षण मिल सकता है। इसकी व्यवस्था कर दी 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A जोड़ के।
इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है ओबीसी को प्रमोशन में क्या नहीं मिलता है? आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन एससी एसटी के लोगों को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता है। ऐसी व्यवस्था 77th अमेंडमेंट 1995 में कर दी गई, 1995 में कर दी गई। वाद क्या था? अब ऐसा मामला हुआ तो फिर लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पिटीशन लगी और केस का नाम बना एम नागराज बनाम भारत संघ 2006। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया एम नागराज बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत नहीं है, यानी एससी एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण देना गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन फिर से एक ही बात कही, प्रशासनिक दक्षता का ख्याल रखा जाए। प्रशासनिक दक्षता ख्याल रखे मतलब किसी व्यक्ति को प्रमोशन में इस आधार पर नहीं दे दिया जाए कि वो एससी एसटी का कम्युनिटी से आता है, बल्कि वो उस पद को संभालने योग्य है, इस आधार पर उसको प्रमोशन दिया जाए। इस तरह से ये जो व्यवस्था की गई, इसमें एससी एसटी को प्रमोशन के आधार पर भी क्या मिल सकता है? आरक्षण। लेकिन ओबीसी को प्रमोशन के द्वारा प्रमोशन में क्या नहीं मिलता है? आरक्षण नहीं मिलता है। अब मामला और आगे बढ़ा, 2019 में आते हैं। संविधान में एक और संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में किया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। क्या लिख दिया गया? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जो व्यवस्था की थी, वही व्यवस्था 10% वाला आरक्षण 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने किसके लिए कर दी? आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों के लिए, यानी आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहते हैं इसे हम शॉर्ट फॉर्म में। तो ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था 10% आरक्षण की व्यवस्था 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके कर दी गई। और क्या लिखा गया? पूर्व आरक्षित वर्गों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व आरक्षित वर्गों का मतलब क्या? पहले से जिन वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनको इस 10% आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, यानी एससी एसटी ओबीसी को। अब इस चार्ट को देखो आप, एसटी को इंडिया के अंदर 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, एससी को 15%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%, टोटल 59.50%, यानी 59.5% क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। अब आप सोच के देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम केस में क्या कहा था कि भाई 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, तो भारत में 59.50% आरक्षण कैसे? इसको भी सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया गया? चैलेंज कर दिया गया, पिटीशन लगाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पे डिस्कशन चल रहा है, कब इस पे फैसला आएगा। लेकिन इसमें फैसला कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूं। आर्थिक रूप से पहले ये समझते हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके आरक्षण के लिए मानदंड क्या है उसको समझ, मतलब कौन ईडब्ल्यूएस में आएगा, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिलता है उसके लिए योग्य कौन लोग हैं उसको समझो। पहला, वार्षिक घरेलू आय 8 लाख रुपए से कम हो। ऐसा व्यक्ति जिसकी घरेलू आय 8 लाख से कम है तो उस व्यक्ति को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा, 10% आरक्षण का। ऐसा परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो उन्हें, 1000 वर्ग फुट से कम घर हो उन्हें, या फिर म्युनिसिपल एरिया में 100 यार्ड से कम और नॉन म्युनिसिपल एरिया में 200 यार्ड से कम अगर उनके पास प्लॉट है, ऐसे लोगों को इस आरक्षण का क्या मिल सकता है? फायदा। कौन से आरक्षण का? ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण का फायदा मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ लोग विपक्ष में तर्क देते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में तर्क देने वाले क्या कहते हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन को आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी जो हिस्टोरिकल हमने गलती की थी, ऐतिहासिक रूप से जो हमने गलती की थी, ऐतिहासिक रूप से क्या गलती की थी कि हम लोगों ने संविधान के अंदर सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ों के लिए तो क्या कर दी थी? आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन किसके लिए व्यवस्था नहीं की? आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए। इसलिए 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करता है। दूसरा, उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इसका क्या होगा? फायदा होगा। उदाहरण के लिए कोई भी अपन ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण है और एक कोई एससी कम्युनिटी का बंदा है, ठीक है। अब नॉर्मली एक स्टिग्मा है हमारे समाज के अंदर कि जो ब्राह्मण है या फिर जो ऊंची जाति के राजपूत जैन जो जनरल में आते हैं वो लोग एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी के थोड़ा अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जॉब चिनेसर्स हैं, मतलब ये इन लोगों की जॉब छीन लेते हैं क्योंकि इनकी मेरिट ज्यादा, इन्हें नंबर ज्यादा आते हैं या इनकी योग्यता ज्यादा, लेकिन एससी एसटी की कम योग्यता होते हुए भी आरक्षण की वजह से उन्हें नौकरी मिल जाती है। तो समाज में एक तरह का डिवाइड पड़ता है। लेकिन जब ये 10% आरक्षण दिया जाएगा तो उच्च जाति को भी इसका आरक्षण मिलेगा, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को तो इसका फायदा मिल नहीं रहा है, ऊंची जाति के पिछड़े हुए लोग जिनकी आय कम है उन लोगों को मिल रहा है। इस वजह से समाज में जो डिवाइड पैदा हुआ आरक्षण की वजह से उस डिवाइड में क्या होगी? कमी आएगी, ऐसा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं। इसके विपक्ष में क्या तर्क है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विपक्ष में तर्क देखते हैं।
आर्थिक पिछड़ा अन्य तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बच्चा कोई पिछड़ा है, उसको हम स्कॉलरशिप देके या सरकार और कोई सहायता देकर के क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, ना कि वहां पे आरक्षण की जरूरत है। कुछ ये पक्ष रखते हैं। दूसरा, आय की असंगति का प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति है, किसान है, और इस साल उसकी क्या होती है, बारिश कम होने की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। मान लेते हैं उसकी आय 5 लाख या 4 लाख के आसपास रहती है। क्या यह व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पाने योग्य है? यस, ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पाने योग्य है। अगर अगले साल या कुछ सालों बाद उसकी आय में बढ़ोतरी हो जाती है और उसकी आय 8 लाख से ज्यादा हो जाती है, तब क्या यह व्यक्ति आरक्षण के योग्य है? नहीं। लेकिन अगर इसने आरक्षण का फायदा ले लिया तो क्या? यानी आय में असंगति होती रहती है, इस वजह से आर्थिक रूप से किसी को आरक्षण देना सही नहीं है। जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं उनकी बात थी। तीसरी, आर्थिक पिछड़ापन और आयकर में विलंबता है। अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उसकी आय 7.5 लाख है, यानी 7.5 लाख रुपए वो वार्षिक रूप से कमाता है। अब क्या ये ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पाने योग्य है? यस, ये ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पा सकता है क्योंकि ये 7.5 लाख रुपए कमाता है और कैप कितना है, 8 लाख का है। लेकिन यही बंदा 20% आरक्षण आयकर भरता है, 20% आयकर भरता है। अब एक तरफ ये आदमी टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है 20%, और एक तरफ ये खुद को आर्थिक रूप से पिछड़ा कह रहा है और ये कह रहा है कि मुझे आरक्षण मिलना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। यानी जो व्यक्ति इनकम टैक्स भर रहा है वो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा भी है, तो आर्थिक रूप से पिछड़ा तो इनकम टैक्स कैसे भर रहा है? इस कारण इनमें जब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो विपक्ष में तर्क देने वाले यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध करने वाले ये कहते हैं कि ये सही नहीं है, इन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसका एक और पॉइंट है यहां पे, जो यहां पर क्राइटेरिया रखा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से रखा है, वार्षिक 8 लाख, ऐसा परिवार 5 एकड़ जमीन, ये जो यहां पे योग्यता रखी गई ईडब्ल्यूएस के लिए, ये सेम योग्यता किसके लिए है? ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए भी। यानी ओबीसी में जो क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए भी ये समान क्या है, योग्यताएं रखी गई है लगभग। ठीक है, जब ये समान योग्यताएं रखी गई है तब ऊंची जाति का, जनरल का, एक ब्राह्मण, राजपूत या जो भी होता है वो, और एक ओबीसी का बंदा समान कैसे हो सकता है? क्योंकि ओबीसी तो पिछड़ा हुआ वर्ग है जो सदियों से दबाया गया, और ये तो हमेशा से क्या थे, इन्फ्लुएंट लोग थे, इन्फ्लुएंस था इनका समाज पे। तब एक ब्राह्मण और एक सामान्य ओबीसी का आदमी कैसे बराबर हो सकता है? क्योंकि इनका जो यहां पे क्राइटेरिया रखा गया है वो समान है। इसके आधार पे भी क्या रखा जाता है, इसके विपक्ष में तर्क रखा जाता है। अब एक और जो अंतिम तर्क है और सबसे इंपॉर्टेंट तर्क है वो देखो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के बाद में हमारी 95% जनसंख्या, 95% पॉपुलेशन ऑफ द नेशन कम्स अंडर द रिजर्वेशन कोटा। यानी हमारी 95% जनसंख्या रिजर्वेशन के अधीन आ जाती है, रिजर्वेशन के अंडर में आ जाती है। इस वजह से जब 95% लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं तो फिर आरक्षण देने का मतलब क्या है? यानी 95% लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो तो फिर इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि फिर 5% ऐसे लोग बचते हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। इस वजह से जब 95% लोग आ जाते हैं तब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहता है। इस कारण ईडब्ल्यूएस के विरोध में क्या रखे जाते हैं, पक्ष रखे जाते हैं। यह था ईडब्ल्यूएस के पक्ष और विपक्ष में तर्क। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक है या असंवैधानिक? मैंने पहले कहा आपको, इसको सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, तो क्या होता है वो डिसीजन आने पे हम बात करेंगे। लेकिन क्या ये संवैधानिक है या नहीं है, इस बात को समझो। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने जो 10% आरक्षण दिया था आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर, वो सिर्फ एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा लाया गया था। सरकारी प्रस्ताव मतलब एक गवर्नमेंट प्रपोजल था, उसको लाया गया और 10% आरक्षण दे दिया। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में उस 10% आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है। लेकिन 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है और 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, ये क्या किया गया है, संविधान में संशोधन किया गया है। 103वां संविधान संशोधन करके फिर लाया गया। यानी अब संविधान के अंदर लिख दिया गया है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर किसी को आरक्षण, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जब ये बात संविधान में लिख दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कैसे करेगा, वो केस चल रहा है, उसके ऊपर देखेंगे। तो इसमें यह फर्क ध्यान रखना है। 1991 में 10% आरक्षण सिर्फ सरकारी प्रस्ताव था, इस कारण अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया। लेकिन 2019 का जो है ये सरकारी प्रस्ताव नहीं है, संविधान में लिख दिया है, संशोधन करके लिख दिया कि आर्थिक पिछड़ापन भी किसी को रिजर्वेशन देने का आधार हो सकता है। तो 10% आरक्षण के बने रहने की क्या है, संभावना है। क्योंकि अभी आपने देखा, क्योंकि 10% आरक्षण देने पर भारत में 59.5% आरक्षण मिल जाता है, मतलब कोटा जो है वो 59.5 पे पहुंच जाता है। और इंदिरा साहनी केस में सिर्फ 50% का कोटा फिक्स किया था। अब यहां पे समझो,
एक मन में आपके एक सवाल उठेगा, क्वेश्चन उठेगा, अगर आपने थोड़ा कहीं पढ़ा है कि तमिलनाडु के अंदर 69% क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। ऐसे बहुत सारे राज्य जहां पे मिलता है, तेलंगाना में 62% है, हरियाणा में शायद 70% के आसपास प्राइवेट और सबको जोड़ते हैं। अगर देखें महाराष्ट्र में 65% हो रहा था मराठाओं को देने के बाद में, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अब मुद्दा यह छिड़ गया कि क्या तमिलनाडु वाला जो 69% है मराठाओं का आरक्षण समाप्त होने के बाद क्या वो तमिलनाडु का भी समाप्त हो जाएगा? तो अभी जो वहां पे चुनाव है तो अभी भी वहां पे भी मुद्दा गर्म है, इसको समझते हैं। तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण है उसको समाप्त क्यों नहीं किया गया है? इसको देखो, एक नवी अनुसूची हमारे पास में, 9th शेड्यूल। वैसे हमारा जो मूल संविधान बना था 8 हमारे पास अनुसूचियां थी, वर्तमान 12 है। नवी अनुसूची को बाद में जोड़ा गया था क्योंकि उस वक्त में जो जमींदारी कानून थे या फिर लैंड रिफॉर्म जो कानून थे उनको क्या किया गया था, उस वक्त की सरकार ने, नेहरू सरकार ने जब हटाया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लैंड रिफॉर्म नहीं किए जा सकते, जमींदारी कानून नहीं बदले जा सकते। तब संविधान में बदलाव करके एक और अनुसूची जोड़ेगी जिसको हम नवी अनुसूची कहते हैं, 9th शेड्यूल कहते हैं। और उसमें लिख दिया गया कि जो कानून, जो निर्णय, जो सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं जो नवी शेड्यूल में डाल दिया जाए, अगर नवी अनुसूची में उनको जोड़ दिया जाए तो उसके बाद उनका जेआर नहीं हो सकता है, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस वजह से नवी अनुसूची में जितने भी कानून गए वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं किए जा सकते, जेआर जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी में नहीं आते। इस कारण जो आरक्षण तमिलनाडु में 69% दिया जाता है ये नवी अनुसूची में शामिल हो गया, तब इसका जेआर संभव नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं। अब देखिए इसको हुआ क्या, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, 1973 में एक विवाद आया, जिसको वाद आया, केस आया, जिसको हम कहते हैं केशवानंद भारती मुकदमा। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण वाद में से एक माना जाता है और इसने भारतीय जो संविधान है या भारतीय अपन समझ लें राजनीति का पक्ष बदल के रख दिया। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है या न्यायालय जो है वो किसी भी का क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है और सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। जब न्यायिक समीक्षा, जेआर, जुडिशियल रिव्यू किसका है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो फिर नवी शेड्यूल ऐसी क्यों है जिसका जेआर नहीं किया जा सकता, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कोर्ट में उसको चैलेंज क्यों नहीं किया जा सकता, जब जेआर जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो संविधान का क्या है, आधारभूत ढांचा है। इसको लेकर विवाद हुआ और मामला फिर कोर्ट में गया, जिसको एक और वाद के नाम से जाना जाता, आईआर कोहेलो वाद 2007। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 जिस दिन केशवानंद भारती मुकदमे का निर्णय हुआ था उससे पहले कोई कानून है और वो नवी अनुसूची में शामिल है, उसका जेआर पॉसिबल नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, 2007 के बाद में क्या कहा, बाद में यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 से पहले का कोई कानून है और वो नवी अनुसूची में डाला हुआ है तो उसका जेआर संभव नहीं है, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसके बाद का कोई भी केस है, अगर उसके बाद में कोई भी केस था या कोई मामला था जिसको नवी अनुसूची में डाल दिया गया था, उसका जेआर संभव है, यानी उसको जेआर किया जा सकता है। अब ये जो तमिलनाडु का 69% जो आरक्षण वाला मामला है ये 1994 की बात है। 1993 में लागू हुआ था, 1994 में लागू हुआ था, तो 1994 की बात है। तो 1994 जो डेट दे रखी 24/1973 इसके बाद का मामला है। इसका जेआर रिव्यू जो है जारी है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पिटीशन लग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा भी, तमिलनाडु सरकार से पूछा है कि आपने 69% आरक्षण किस आधार पर दिया है। अभी चुनाव हुए वहां पे, ये मुद्दा गर्मा गया। अभी ये भी न्यूज में था कि किस तरह से 69% का प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो मराठा आरक्षण था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, तो अब 69% का भी क्या किया जा सकता है, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो अब तमिलनाडु सरकार कैसे उसके खिलाफ लड़ती है, किस तरह से इस वाद को अच्छे से लड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। आई होप यहां से आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी। ये आरक्षण से संबंधित सारी बात आज के बाद अगर आप कोई वाद या विवाद करते हो, क्योंकि नॉर्मली मैंने बहुत सारे लोगों आरक्षण पे बिना आधार के, बिना बेसिस के क्या करते देखा है, विवाद करते देखा है। इस कारण आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद एक समझ विकसित कीजिए कि जो रिजर्वेशन है ये एक पॉजिटिव या फिर हम कह सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन है जो सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जाता है। लेकिन जब इसकी कैप ये राजनीतिक रूप ले लेता है और उसकी सीमा बहुत अधिक स्तर तक बढ़ा दी जाती है, जैसा कि आपने देखा, तो उसमें बढ़ा दी जाती है, तो फिर आरक्षण देने और न देने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये मुद्दा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियोस और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।